हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चा लोग, हमने सेल साइकिल सेल डिविजन ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। सो वेलकम टू द फ्री लॉन्ग टर्म कोर्स विद योर मास्टर टीचर भूमिका मेहता। बच्चा लोग, आई एम द बॉटनी एक्सपर्ट ऑन दिस चैनल और हम इसी के साथ आज क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो किसके काम में आने वाला है? ये वीडियो उन बच्चों के काम में आएगा हु आर गोइंग टू गिव नीट 2022 और उन बच्चों के काम में आएगा जो देने वाला है नीट 2023। क्या ये सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के सिलेबस में काम में आएगा? एब्सोल्युटली यस। तो बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं विद वेदांतु नीट मेड इजी के साथ। और आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। इसी के साथ साथ बच्चा लोग, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए, इसीलिए बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि जब जब हम लाइव आए तब तब आपके फोन की घंटी बजेंगी, टिंग डोंग। चलो अब शुरू करते हैं बच्चा लोग, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स और सारे सेशन के लिंक मिलते रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसी के साथ बच्चा लोग, जैसे कि आपको पता है चिल्ड्रंस डे बस कल ही गया है, तो उसके लिए बच्चा लोग वेदांतु का अभी भी चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, आज आखिरी दिन है। 50% ऑफ ऑन ऑल द पॉसिबल कोर्सेज। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 2000 रुपीज। ओके, और आपका कूपन कोड क्या रहेगा? जी हाँ, आपका कूपन कोड रहेगा BM Pro। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी कोर्सेज है उसमें से आप कोई भी कोर्स ले लो, योर कूपन कोड रिमेन सेम, दैट इज BM Pro। ठीक है, चाहे वो 11 नीट हो, चाहे वो 12th नीट हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे वो आपका टर्म 1 टर्म 2 क्रैश कोर्स मिक्स हो, फॉर ऑल द पॉसिबल कोर्सेज योर कूपन कोड विल रिमेन सेम, दैट इज BM Pro। तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि वेव पे ऐसा क्या मिलता है। तो हमने बोला वेव पेड प्लेटफॉर्म से अलग रहेगा, क्योंकि आप वहां पर मुझसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगा, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो, डाउट एक्सपर्ट 8 AM to 11 PM अवेलेबल होंगे ड्यूरिंग द क्लास। ओके, ड्यूरिंग द क्लास क्लास टीचर और मास्टर टीचर अवेलेबल रहेंगे। और इसी के साथ साथ बच्चा, एक वेदांतु का प्रॉमिस, एक वेदांतु के फैमिली का मेंबर होने का एक हिस्सा बनोगे आप, है ना। और आपको बेस्ट क्वालिटी टीचर्स फ्रॉम कोटा, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ के बेस्ट टीचर्स आपको मिल रहे विद द बेस्ट स्टडी मटेरियल। और क्या चाहिए यार, एक रेवोल्यूशनरी लाइव लर्निंग प्रोग्राम है हमारा वेदांतु एंड वेव प्लेटफॉर्म। तो बच्चे लोग, इससे पहले वाले जो हमारा पार्ट था उसमें हमने शुरू किया था कि सेल साइकिल क्या होगा, और हमने बोला था सेल साइकिल में दो चीजें होती है, एक होता है इंटरफेस और एक होता है एम फेस। इंटरफेस में हमने 3 फेजेस पढ़े थे, G1, S एंड G2। अब हम जा रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एम फेस। अगर आपने पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है बच्चा, तो इसी चैनल के आपको वीडियो वाले लिस्ट में मिल जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, अब आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। एम फेज में क्या होगा बच्चा लोग? तो हमने बोला इफ आई कंसिडर एम फेज मतलब सेल डिविजन फेज। यहाँ पर सेल डिवाइड करेगा। ओके, तो इस फेज में एक्चुअल सेल डिविजन होगा, न्यूक्लियर डिविजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिविजन होगा। ठीक है, तो एम फेज बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिविजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिविजन साइटोकाइनेसिस। अब देखो, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, कैरियो का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या होगा? डिविजन। परफेक्ट। सो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिविजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिविजन। अब द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन पिक्चर इज कि भाई व्हाट इफ सेल ने इंटरफेस कर लिया लेकिन सेल को एम फेज में नहीं जाना है। ठीक है, सेल इंटरफेस के किसी एक ऐसे स्टेज पे, जैसे G1 स्टेज पे है, और सेल को आगे बढ़ना ही नहीं है, सेल ने सोच लिया नहीं मुझे डिवाइड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हमारी बॉडी का हार्ट का सेल हो, ठीक है, दैट इज कार्डियक मसल सेल हो, या फिर न्यूरॉन्स हो, या फिर कोई ऐसा सेल जिसको फिलहाल डिविजन करने की जरूरत नहीं है। सो G1 फेज पे आने के बाद इफ द सेल डिसाइड्स नहीं, आई डोंट वांट टू डिवाइड, मतलब अब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। ओके, अंडर सच सिनेरियो सेल एग्जिट ले सकता था, और कहाँ एग्जिट लेगा? तो हमने बोला देखो यहाँ पर सेल G1 फेज से बाहर निकलने के बाद इट कैन टेक एन एग्जिट हियर टू G0 फेज। ठीक है, अब ये जो G0 फेज होता है, जो इंटरफेज में G1 फेज, मतलब G1 फेज में कहीं पे भी द सेल कैन टेक एन एग्जिट बिफोर एंटरिंग इनटू एस फेज। जब सेल एग्जिट लेता है दैट इज G0 फेज, इट एग्जिट्स द सेल साइकिल, दैट्स इट। अब ये G0 फेज कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, देखते हैं।
है ना। तो व्हाट एग्जैक्टली इज G0 स्टेज या G0 स्टेज? इट इज नोन एज क्वाइसेंट स्टेज। ठीक है, क्वाइसेंट सेंटर क्या होता है? तो हमने बोला जहां अलग किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो G0 स्टेज वो होता है जहां पर सेल G1 फेज के बाद इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब इट इज सर्वाइविंग, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिंदा है, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा। डिवीजन को बोलेगा नो 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 नो, है ना। तो इट डज नॉट वांट टू डिवाइड। वो G1 फेज में आ चुका है, लेकिन अब उसने सोचा नहीं, मैं सेल डिवीजन तो नहीं करूंगा, तो मुझे एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट भी नहीं करना है। तो वो G1 फेज से एग्जिट लेगा और G0 स्टेज में चला जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव इज हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स। ये सेल्स परमानेंट सेल्स होते हैं, ये जिंदा होंगे लेकिन डिविजन नहीं करेंगे। तो कौन से स्टेज में चला जाएगा? G1 स्टेज के बाद G0 स्टेज, ऑल्सो नोन एज क्वाइसेंट सेंटर। परफेक्ट। चलो यही से हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स क्या होंगे एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन केस ऑफ चेक पॉइंट्स? तो हमने बोला चेक पॉइंट मतलब नाम से समझ में आता है, ये वो पॉइंट है जहां चेक किया जाएगा कि सेल आगे बढ़ना चाहिए इन द सेल डिवीजन वाला प्रोसेस और नॉट। तो सेल साइकिल में अलग अलग जगह पर चेक पॉइंट्स होते हैं, ओके, या फिर हम इनको बोलते हैं रेगुलेटरी पॉइंट्स। तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की मदद से यूकैरियोट मतलब हम, तुम, प्रोकैरियोट्स, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स में व्हाट डू वी सी इज कहीं ना कहीं हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं। परफेक्ट। ताकि सेल आगे डिवाइड करे ना करे ये डिसाइड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स पे चेक किया जाएगा कि भाई इज द सेल रेडी टू डिवाइड, इज द सेल रेडी टू रेप्लिकेट, इज द सेल रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और इंटरफेस और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एंड फॉर दैट पर्पस हमारे पास चेक पॉइंट्स पे अलग अलग केमिकल सिग्नल्स होंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव हियर इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस बाय साइक्लिन्स द रेगुलेटरी प्रोटीन सब यूनिट्स। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो रहेगा ना, वो डिटरमाइन करेगा भाई चेक पॉइंट पे आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन के सब यूनिट्स। ये बेसिकली एंजाइमेटिक एक्शन की मदद से डिसाइड करेगा कि आगे सेल जाएगा या नहीं जाएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, डू नॉट वरी अबाउट द नोट्स बच्चा, आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन चेक पॉइंट? तो हमने बोला देखो, जब सेल G1 से S फेज में है, ठीक है, G1 फेज में है, वहां से उसको S फेज में जाना है। दिस इज द मेजर चेक पॉइंट और द स्टार्ट चेक पॉइंट। ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट होगा। ये पार हो गया ना, मतलब समझ लो कि सेल डिवीजन कर ही लेगा मेजॉरिटी टाइम्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है, क्योंकि अगर ये पार नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी हो गया, इट मे रिजल्ट इनटू कैंसर। मतलब इजी तरीके से बताती हूँ, साइज, क्या सेल इतना बड़ा है कि वो डिवाइड कर पाएगा? अगर आंसर है यस तो सेल आगे जाएगा, अगर आंसर है नो तो सेल आगे नहीं जाना चाहिए। अगर फिर भी सेल आगे चला गया तो कैंसरस कंडीशन आती है। समझ रहे हो? मतलब सेल आगे नहीं जाना चाहिए था लेकिन फिर भी सेल चेक पॉइंट को पार करके, जैसे सिग्नल दिया होता है रेड वाला, जो ड्राइव करते हैं या जो जिन्होंने कभी ना कभी तो सिग्नल देखा ही होगा, सबने देखा ही होता है, तो रेड सिग्नल आ गया मतलब हमने आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं और रेड सिग्नल भी तोड़ के चले जाते हैं, ये होते हैं कैंसरस लोग। समझ रहे हो? मतलब G1 to S पॉइंट पे चेक पॉइंट होता है कि क्या सेल साइज बड़ा है डिवाइड करने के लिए। अगर वहां पर ग्रीन सिग्नल मिल गया तो सेल आगे बढ़ जाएगा, अगर वहां रेड सिग्नल मिल गया तो सेल ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर फिर भी सेल वो सिग्नल तोड़ के आगे चला जाता है तो कैंसरस कंडीशन हो सकती है। परफेक्टली सिमिलर। नाउ कमिंग नेक्स्ट, डज द सेल हैव इनफ एनर्जी? क्या उसके पास उतनी एनर्जी है, उतने न्यूट्रिएंट्स है कि वो डिवाइड कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, अपने दो कॉपी बना पाए? अगर यस तो भाई बढ़ने दो आगे। नेक्स्ट, डीएनए इंटीग्रिटी, क्या उसका डीएनए इंटैक्ट है? क्या उसके डीएनए में कोई डैमेज नहीं है? अगर इंटैक्ट है, कोई डैमेज नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा, बट अगर कोई डैमेज है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। दैट इज G1 to S का चेक पॉइंट। अगर ये चेक पॉइंट पार कर गया तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा इन द S फेज। S फेज के बाद डीएनए पूरा सेल कहाँ चला जाएगा? G2 फेज। तो G2 फेज टू M फेज पे एक माइनर चेक पॉइंट होता है, और वो क्या होता है? तो हमने बोला डीएनए रेप्लिकेशन। क्या डीएनए रेप्लिकेट हुआ है S फेज में?
अगर हुआ है तो ही सेल आगे बढ़ पाएगा, अगर नहीं हुआ है तो सेल आगे डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। फिर लास्ट हमारे पास आता है इन्होंने स्पिंडल चेक पॉइंट। मतलब स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है? जी हाँ, एब्सोल्युटली यस। तो जब सेल मेटाफेज से एनाफेज में जा रहा है, मेटाफेज पे सब इक्वेटोरियल प्लेट में थे, वहां से एनाफेज में जा रहा है टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। तो वो जो ट्रांजिशन था वो एक और चेक पॉइंट होगा कि क्या मेटाफेज सही से हुआ था, उसके बाद क्या एनाफेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट। ओके, तो यहीं पे हम आते हैं टू द वेरी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज माइटोसिस। हमने इंटरफेस ऑलरेडी खत्म किए, सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या देखा हमने? तो हमने बोला डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स, जिसको हमने बोला कि जैसे कि हमारे बॉडी के सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल में सोमा मतलब बॉडी। ओके, सोमा का क्लियरली मीनिंग क्या जाएगा? हाँ, ब्लैक आ गया ये तो। सोमा का क्लियरली मीनिंग क्या जाएगा? बॉडी। तो जो बॉडी के नॉर्मल से सेल्स होते हैं, जैसे स्किन सेल्स, मसल सेल्स या ऐसे कोई भी सेल्स, ठीक है, जर्म सेल को छोड़ के कोई भी सेल, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, स्मूथ मसल हो, ब्लड सेल्स हो, जो भी हो, बेसिकली अगर वो बॉडी के सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, तो नॉर्मली कैसे होंगे? डिप्लॉयड। और ये डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स क्या करेंगे? सोमैटिक सेल डिवीजन, जिसका प्यार से हमने क्या नाम दिया है? माइटोसिस। परफेक्ट। नेक्स्ट, माइटोसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है? नहीं, हमने बोला माइटोसिस प्लांट्स में भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। इन केस ऑफ एनिमल्स डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल आएगा और हैप्लॉयड से हैप्लॉयड, ठीक है। प्लांट्स में सेम कंडीशन, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड। मतलब अगर जैसे कोई प्लांट है, जैसे कि एल्गे, एल्गे का बॉडी सेल खुद हैप्लॉयड होता है, तो जब वो माइटोसिस करेगा तो उससे भी दो सेल बनेंगे, दोनों हैप्लॉयड आएंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप हनी भी देखो, जो पार्थेनो जेनेसिस करती है, तो उसके भी कुछ कुछ केसेस में जो गैमेट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन देता है। तो गैमेट कैसा होगा? हैप्लॉयड। नेक्स्ट जनरेशन भी कैसा आएगा? हैप्लॉयड। कौन से डिवीजन से? माइटोसिस। क्लियर? समझे कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चा लोग टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ठीक है, सो हमने बोला द नेक्स्ट इज इक्वेशनल डिवीजन। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। चलो शुरू करते हैं। माइटोसिस को हमने दूसरा नाम क्या दिया? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों ऐसा? क्योंकि पेरेंट में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, जो नए सेल्स आएंगे उसमें उतनी होंगे। जैसे कि अगर हमने बोला ये एक सेल था और इस एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे, इस सेल से दो नए सेल्स आए, दोनों में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 46। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the daughter cells will remain same. तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। सिंपल। नेक्स्ट, अगर आपको माइटोसिस बेस्ट पढ़ना है तो क्या करोगे? अपाइकल मेरिस्टेम पढ़ लो। जैसे कि अनियन के रूट के टिप पे जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है, जिसको हम बोलते हैं राम, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वो पढ़ो। मस्त माइटोसिस पढ़ने मिलेगा आपको। नेक्स्ट, फिर हमने बोला माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में भी आगे 4 स्टेजेस होते हैं। जो सबसे छोटा वाला स्टेज होता है, स्मॉलेस्ट फेज, और जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है प्रोफेज। फिर आता है मेटाफेज, जो मिडिल वाला फेज होगा। एनाफेज, जहां पर दोनों क्रोमोसोम को दो पोल पे सेपरेट किया जाएगा। और टीलोफेज, जहां पर दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। फिर आता है साइटोकाइनेसिस, जहां दो सेल डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैंने प्रो मेटा एना टीलो को यहीं पर देखना था तो मैंने क्या देखा? सबसे पहले शुरू करेंगे प्रोफेज से। नाउ व्हाट डू यू सी इन केस ऑफ प्रोफेज? तो हमने बोला देखो, प्रोफेज में सबसे पहले ये देखो, इंटरफेज में हमारे पास क्या था? क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, और क्रोमैटिड्स आके जाके बनेगा क्रोमोसोम, ठीक है। उसी के साथ साथ बच्चा लोग प्रोफेज में और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, ये सब कुछ क्या होगा? डिसअपियर, ठीक है। नेक्स्ट,
सेंट्रियोल्स अगर एनिमल सेल है तो, ठीक है, नॉट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल्स दो पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो दो पोल की तरफ सेंट्रियोल्स मूव कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रोफेज। मेटाफेज आते आते सेंट्रियोल दो पोल पे पहुंच चुका है, एक नॉर्थ एक साउथ, और वहां से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो मेटाफेज में आपको क्या दिखेगा, क्रोमोसोम के पास जो सेंटर में यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सब के सब एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे, एंड दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इसी इक्वेटोरियल प्लेट से जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते जाएंगे। ये देखो, ये वाले जो आपके फाइबर्स थे बिटवीन द टू क्रोमैटिड्स वो रिलैक्स होगा, और ये जो फाइबर्स थे बिटवीन सेंट्रियोल एंड द क्रोमैटिड वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्रोमैटिड्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द टू पोल, जिसको हम बोलेंगे एनाफेज स्टेज। आखिर में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और डीएनए फिर से क्या होगा, जो कंडेंस हुआ था वो फिर से अनकॉइल हो जाएगा, एंड दैट फेज इज नोन एज टीलोफेज। फिर क्या होगा, फिर वही चीज, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू डॉटर सेल्स। अब ये देखो बच्चा लोग क्या क्या दिया हमको। सबसे पहले हमने बोला हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होंगे, मोटे होंगे, और वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन या सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, और जो आपके सेंट्रियोल थे वो दो पोल पे जाना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ व्हाट एल्स डू यू सी, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, ये सब बिखरना शुरू करेगा, डिसअपियर होना शुरू कर देगा। लेकिन क्रोमोसोम्स एक वूल के बॉल की तरह दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरीम स्टेज। ठीक है, ऐसा लगता है बस मासूम से वो कॉटन वूल को आराम से ऐसे गोला गोला कुछ बनाया हुआ है, दैट इज नोन एज स्पाइरीम स्टेज। ओके, नेक्स्ट आगे जाके वो बुके स्टेज भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए स्पाइरीम स्टेज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल रहेगा, और ये बेस्ट स्टेज होगा to study, best stage to study morphology of chromosomes. It is the best stage to study morphology of chromosome. This is very very important. Okay, मेटाफेज में आपको अगर क्रोमोसोम पढ़ना है, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाके अटैच करेगा। ये देखो, अटैच टू काइनेटोकोर, नॉट द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। वो सेंट्रोमियर को जाके अटैच नहीं होगा, वो किसको अटैच होगा, काइनेटोकोर, जो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट मेटाफेजिक प्लेट, कॉन्ग्रेशन। नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर एनाफेज होगा, तो क्रोमैटिड स्प्लिट होंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल, ऐसा ऐसा। तो जब जब उनका क्या बोलते हैं उसको, स्पिंडल फाइबर जो अटैच था काइनेटोकोर को, ठीक है, वेयर वो स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर को, वो स्पिंडल फाइबर पुल करेगा तुम्हारे क्रोमोसोम को, और जब वो पुल करेगा तो क्रोमैटिड्स के बीच में जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलोगे आप उसको, डिसजंक्शन। ओके, अगर आपको कभी एनाफेज में क्रोमोसोम का शेप पढ़ना है तो एनाफेज इज डेफिनेटली द बेस्ट शेप, चाहे वो एल हो, एम हो, एन हो, के हो, वट एवर इट इज। ओके, सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल shape of chromosomes that you can study in anaphase. Then coming next, anaphase will help in connecting so many different cells with cell ploidy. मतलब तो हमने बोला एनाफेज जो रहेगा ना, उसमें ये पता चलेगा कि भाई यूप्लॉइडी आ रहा है या एन्यूप्लॉइडी, करेक्ट सीक्वेंस जा रहा है या कहीं एक आध कुछ गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे या आगे पीछे, है ना। सो हमने क्या क्या याद किया, एनाफेज में क्रोमोसोम दो अपोजिट पोल पे जाएगा ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनाफेजिक मूवमेंट या डिसजंक्शन। फिर हमने बोला अगर आपको क्रोमोसोम के लास्ट स्टेज को स्टडी करना है अच्छा, देन यू कैन गो फॉर एनाफेज, जहां पे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा इन जे शेप, एल शेप, के शेप एक्सेट्रा।
नेक्स्ट, टीलोफेज। टीलोफेज वो फेज है जहां पे क्रोमैटिन्स जो है वो थोड़े ज्यादा कंडेंस होंगे। ओके, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसइंटीग्रेट मतलब सेपरेट होना शुरू होगा। क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम और खुलते जा रहा है ताकि वो क्रोमैटिन बन पाए। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे, मतलब टूट रहे, बिखर रहे हर जगह। न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी अपैरेटस जो डिसअपियर हुए थे वो वापस रीअपियर होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस। एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो गया उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो सेपरेट होगा और दो न्यूक्लियस बनेंगे। So cytoplasm takes place, separation of cytoplasm take place after two nuclei are formed. Okay, next, cell organelle gets disturbed between the daughter cell, distributed between the daughter cells. मतलब ये देखो, सबसे पहले ये आपका साइटोप्लाज्म था, दो न्यूक्लियस बन गया, तभी साइटोकाइनेसिस हो पाएगा। अब साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, सेकेंड, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो दो इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड थर्ड, प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में हल्का सा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, लेट्स सी, है ना। दिस यू कैन क्लियरली सी हियर, ये देख लो। ये क्लीवेज फरो या फिर सेल फरो बनाने की पूरी पूरी तैयारी। ठीक है, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आना शुरू हो चुका है। ओके, और क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना शुरू हो चुका है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो हमने बोला द नेक्स्ट दैट यू सी इज एनिमल सेल में दो सेल्स के बीच में, एनिमल सेल में दो सेल्स के बीच में ऐसा सेल फरो बनेगा और फिर जाके वो दो सेपरेट सेल बनेंगे। दिस इज नोन एज सेल फरो फॉर्मेशन सेंट्रीपिटली। अब अगर मैंने बोला प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ये अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल यही से ऐड होना शुरू होता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन विल स्टार्ट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगली इट इज गोइंग टू स्टार्ट। समझिए, सेल प्लेट तो बन गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस के टाइम पे इट विल फॉर्म सेल प्लेट। ठीक है, लास्ट, सिंसाइशियम। सिंसाइशियम में साइटोकाइनेसिस जो है इट इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। एक ही सेल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे क्योंकि बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। इसकी वजह से आपको क्या दिखेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये आपको किस में दिखता है, तो हमने बोला लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, सिनोसाइटिक हाइफे ऑफ राइजोपस। ये क्लियर, किस में दिख रहा है आपको लिक्विड एंडोस्पर्म या सिंसाइशियल कंडीशन, कोकोनट लिक्विड, सॉरी कोकोनट के अंदर जो नारियल पानी होता है लिक्विड एंडोस्पर्म वो। और दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा हमने बोला सिनोसाइटिक हाइफे ऑफ राइजोपस। ठीक है, लास्ट, माइटोसिस से क्या फायदा, तो हमने बोला देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल्स। दूसरा, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तीसरा, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे इन ऑल द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, फ्लक्चुएट्स नहीं होगा। रीजन, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों बाजू देगा या दोनों सेल्स में देगा। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो, माइटोसिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिना माइटोसिस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर हमने बोला इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यूज। मतलब जैसे स्किन का रिपेयर करना था या स्किन डैमेज हो चुका था तो उसके लिए फिर से नए सेल्स बनाना, ये काम किसका, माइटोसिस का। नेक्स्ट, जीनोम में रिकॉम्बिनेशन को रोकेगा। ओके, क्यों रोकेगा, तो हमने बोला इन दिस केस रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। माइटोसिस जो होता है बच्चा, माइटोसिस में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और इसीलिए जैसा है वैसे का वैसा डीएनए पास होता है। नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस एंड एज इट इज द डीएनए इज पास्ड। सिंपल।
लास्ट पॉइंट बचा माइटोजेंस। ये वो केमिकल्स है जो माइटोसिस या तो इंड्यूस करेगा या रोकेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या इंसुलिन, ये इंड्यूसिंग या प्रमोटिंग माइटोसिस है, मतलब ये इनको रोकेगा। चलेगा? नहीं। तो हमने बोला नहीं, रोकेगा नहीं, प्रमोट करेगा, इंड्यूस करेगा कि भाई माइटोसिस करो। ठीक है, सिग्नल देगा कि भाई माइटोसिस करने की जरूरत है, सेल डिवीजन करने की जरूरत है। सो केमिकल्स ऐसे जो माइटोसिस करने के लिए प्रमोट करेंगे, दे विल इंक्लूड ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन एंड इंसुलिन। माइटोटिक पॉइजन कौन है? जो माइटोसिस करने वाले को रोक देगा। ठीक है, मे बी परमानेंटली, लेकिन रोकेगा जरूर। नाउ सी, हमने बोला अजाइड, राइबोन्यूक्लियस एंड साइनाइड, ये प्रोफेस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस, ये क्रोमोसोम्स को जमा करेगा, लेकिन इट विल नॉट अलाउ द क्रोमोसोम्स टू गेट क्लस्टर्ड और एग्रीगेटेड फॉर द what do we call it as मेटाफेजिक स्टेज। क्रोमोसोम्स को जमा करेगा, ग्रुप बनाएगा, क्लस्टर बनाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर हमने बोला कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इज द बेस्ट बिकॉज वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रोक देता है, क्रोमोसोम को कुछ नहीं करेगा। सेल साइकिल के मेटाफेज शुरू होते ही इट विल स्टॉप द माइक्रोट्यूब्यूल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बोला क्रोमोसोम जो है वो डबलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, कॉल्चिसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम डबलिंग, मतलब जितने समझो आपके पास क्रोमोसोम्स है 2n, आफ्टर कॉल्चिसिन द सेल विल रिमेन सेम बट इट विल हैव 2n and 2n। समझ रहे हो? क्लियर है? दो अलग अलग न्यूक्लियस मिल जाएंगे या फिर सेम न्यूक्लियस हो सकता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्चिसिन। वो सेल साइकिल को रोक देता है इन द मेटाफिजिक स्टेज से। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस डे ऑफर बच्चा लोग, एज यू ऑल नो कि मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 2000 रुपीज। बाकी क्रैश कोर्स या 15 डेज ट्रायल पे आपको मिलेंगे पूरे 50% फ्लैट ऑफ व्हेन यू अप्लाई द कूपन कोड BM Pro। ठीक है बच्चा लोग, तो BM Pro इज आवर कूपन कोड। एंड यस, इसी के साथ बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। स्टे ट्यून्ड, बाय।